प्यारे बच्चों नमस्कार। आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम आपके लिए साइंस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्लास 10 के लिए एक मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। यहाँ से आपके पेपर में कई सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं हूबहू, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार आया हुआ है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जिसको हम लोग लिखते हैं एफ से और वक्रता त्रिज्या को लिखा जाता है कैपिटल आर से, इनके बीच में क्या संबंध होता है। तो एफ बराबर होता है r/2, यानी वक्रता त्रिज्या का जो हाफ होता है वो आपका फोकल डिस्टेंस के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा डियर। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है उस उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक काम करना बच्चों, मेरे आंसर बताने के पहले आप जो है वीडियो को पॉज करके पहले खुद से अपना आंसर बना लीजिएगा या सोच लीजिएगा, उसके बाद आंसर देखिएगा। तो इससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी बनता जाएगा होता जाएगा और वो आपके लिए ज़्यादा प्रिपरेशन में महत्वपूर्ण यानी कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। तो चलिए देखते हैं उस उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि आर की बात कर रहा है, क्या होगी जिसकी फोकस दूरी यानी कि एफ बराबर कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है डियर। तो अभी हमने पढ़ा है कि r बराबर क्या हो जाता है, 2 टाइम्स f हो जाता है, यानी कि 2 इंटू 10 सेंटीमीटर दिस इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका डियर सही हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अगला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, इसमें सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है जैसा कि आपके एग्जाम में आते हैं। इसलिए आप से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लास्ट तक जरूर देखिएगा, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों का कॉम्बिनेशन जैसे आपका एग्जाम में पेपर बनता है वैसे ही पेपर मैंने बनाया हुआ है। तो देखिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है डियर। ये इसका रीजन है और ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी यानी एफ दिया हुआ है आपका 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसकी क्षमता यानी पी आपको फाइंड आउट करनी है। तो हमको पता है डियर P इक्वल टू होता है 1/f, जहां f किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। तो तुरंत ही P बराबर इसको सेंटीमीटर को बदल लेंगे तो 20/100 कर देंगे, तो ये आपका 1/5 आ जाएगा। 1/5 अब ये मीटर बन गया, तो P बराबर क्या बन जाएगा 1/1/5, राइट, बराबर हो जाएगा 5। और क्षमता का मात्रक जो होता है, पावर का मात्रक, वो डायोप्टर होता है, इसलिए 5 डायोप्टर इसका सही आंसर हो जाएगा डियर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। कैसे सॉल्व करते हैं आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। 2f का मतलब है कि वो उसके सेंटर पर रखी हुई है। वक्रता केंद्र पर अगर कोई चीज रखी जाती है तो वो उतनी ही दूरी पीछे उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब भी बनता है, यानी कि 2f डिस्टेंस पे उसका इमेज भी बनेगा। सो आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा डियर, क्योंकि अभी आपने फॉर्मूले में देखा कि r बराबर 2f होता है। 2f का मतलब कि वो पॉइंट क्या होगा, उसका सेंटर वक्रता केंद्र होता है। वक्रता केंद्र पर जितनी बड़ी वस्तु रहेगी उतना बड़ा और वैसे ही उतनी दूरी पर वो आपका इमेज बनता है। अगला क्वेश्चन है स्वस्थ आंखों के लिए दूर बिंदु यानी फॉर पॉइंट कितनी दूरी पर स्थित होता है। तो इसका सही आंसर है डियर अनंत पर। अगर यहीं पर दूर बिंदु की जगह नियर पॉइंट लिख देता यानी कि नजदीक का बिंदु जो होता है, तो उसका आंसर हो जाता 25 सेंटीमीटर। इसी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। ये कई बार क्वेश्चन डियर आया हुआ है, दोनों में से कोई एक डिजाइन का क्वेश्चन बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए कि मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो कहां बनता है। आंसर सही है रेटिना पर बनता है डियर। कहां बनता है मानव नेत्र द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब, रेटिना पर बनता है। अगला क्वेश्चन है डियर निम्नलिखित में कौन सही है। तो ये देखिए ओम का नियम है V = I R होता है, राइट।
तो यहाँ पे या v इज प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जैसे यहाँ पे v को हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो I इंटू में R, जहाँ R कांस्टेंट होता है जिसे हम लोग रेजिस्टेंस या प्रतिरोध भी कहते हैं, तो v इक्वल टू आई आर, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा डियर। इस तरीके से हम इसका सही आंसर लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध का मात्रक क्या है इसमें से, तो प्रतिरोध का मात्रक डियर ओम होता है और इसका प्रतीक इस तरीके से लिखा जाता है। बाकी इसमें कोई सही नहीं है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है किलोवाट घंटा, इसको हम लोग kWh भी लिखते हैं। तो हमको पता है कि P पावर, P इक्वल टू W अपॉन T, ये पावर यानी कि सामर्थ्य की जो सामर्थ्य का जो मात्रक होता है वो जूल प्रति सेकंड या फिर वाट होता है। तो यहाँ से अगर हम W इक्वल टू लिखें तो P इंटू टी आएगा, यानी कि वाट और सेकंड, वाट इंटू सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। तो वाट सेकंड जो है, इसने क्या कहा, वाट सेकंड, देखिए किलो वाट घंटा, अब ये समय का मात्रक है, ये किसका है, ये क्या है, समय है। वाट क्या है, ये आपकी क्षमता है, राइट। तो यहाँ पे वाट क्या है, क्षमता है, और एच क्या है, टाइम है, किलो क्या है, उसकी यूनिट बन जा रही है कि राइट, उसकी क्वांटिटी को दिखा रहा है। तो ये किसकी वैल्यू बताता है, ये हमारा बताता है वर्क की वैल्यू बताता है, और वर्क की जो यूनिट होती है वो मतलब होता है जूल, राइट। वर्क की यूनिट जूल होती है। इसका मतलब है कि ये विद्युत वर्क और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को दिखाता है, यानी विद्युत ऊर्जा का ये मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है डियर। तो इस तरीके से हम लोग इसका सही आंसर करते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जिसको ई से लिखा जाता है, इसका मात्रक क्या है। तो ध्यान देना बच्चों, याद रखना, इसका मात्रक होता है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है टेस्ला। अगला क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या है, इसका नाम क्या है। तो डायनेमो उसका नाम है। डायनेमो क्या करता है डियर, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। आपने जनरेटर में ये डायनेमो लगा हुआ देखा होगा। आगे बढ़ते हैं, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। तो ध्यान देना डियर, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। 7 का मतलब होता है कि वो ना तो अम्लीय होगा ना तो क्षारीय होगा। अगर पीएच मान 7 से कम होता है तो वो चीज जो है वो क्या हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी, और 7 से अधिक होता है तो वो हमारी क्या बन जाएगी, क्षारीय हो जाएगी। तो जल का मान कितना होता है, जल का मान हमारा 7 होगा, यानी कि न्यूट्रल, उदासीन, कोई भी ना तो अम्लीय है ना तो क्षारीय है। अगला है, खाने का सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। खाने का जो सोडा है उसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका क्या नाम होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। आपको इसका केमिकल फार्मूला कह रहा है, राइट। ये तो इसका केमिकल नेम हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं खाने के सोडे को, और इसका जो नाम है वो है NaHCO3। NaHCO3 ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। इसी को हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने का रासायनिक सूत्र, खाने का जो सोडा है उसका केमिकल फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। मतलब जो एसिड होते हैं उनमें से हाइड्रोजन को विस्थापित यानी डिस्प्लेस नहीं करती है, ऐसी कौन सी धातु है। तो इस धातु का नाम है आपका कॉपर। कॉपर यानी Cu, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है, एलाई विकर्ण संबंध प्रकट करता है, यानी एलाई मतलब लिथियम जो है विकर्ण संबंध कौन से तत्व के साथ प्रदर्शित करता है। तो एलाई जो होता है, ध्यान देना, जो द्वितीय सेकंड पीरियड होता है और थर्ड पीरियड होता है, राइट, इसको आवर्त कहते हैं। दूसरा आवर्त और तीसरे जो आवर्त के तत्व होते हैं, दूसरे आवर्त का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, या मतलब पहले से शुरुआत करके, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और थर्ड आवर्त का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एलिमेंट है, इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। तो इनमें के भी जो पहले का है इसके दूसरे के साथ, दूसरा का तीसरे के साथ, तीसरा का चौथे के साथ, तो यहाँ पे एलाई होता है, राइट। तो एलाई तीसरे आवर्त के दूसरा एलिमेंट जो बनता है वो आपका
Mg बनता है यानी कि मैग्नीशियम बनता है। तो लिथियम जो है किसके साथ विकर्ण संबंध प्रकट करता है? मैग्नीशियम के साथ प्रकट करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, Mg के साथ Li विकर्ण संबंध प्रकट करता है। अगला है एसिटैल्डिहाइड का IUPAC प्रणाली में नाम क्या है? आगे लिखा हुआ है नाम क्या है, राइट। तो एसिटैल्डिहाइड का IUPAC पद्धति में नाम क्या है? तो एसिटैल्डिहाइड को अगर हम केमिकल फॉर्मूले में लिखें तो लिखा जाता है CH3CHO। इसमें देखिए कार्बन की संख्या 2 है, तो मेथ एक कार्बन पे, एथ 2 कार्बन पे, तो एथ बन जाएगा, राइट। CH3 का मतलब होता है एथेन, राइट। अब यहाँ से तो ये एथेन और CHO ये एक फंक्शनल ग्रुप है। इसका जो लास्ट में जो वर्ड ऐड होता है वो अल होता है, राइट। तो एथेन प्लस अल बराबर एथेन अल, एथेनल, राइट, एथेनल। ये सही आंसर बन जाता है। IUPAC में इसका नाम होता है एथेनल। ये याद रखना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। एसिटैल्डिहाइड का IUPAC पद्धति में नाम क्या होता है? एथेनल होता है। आगे बढ़ते हैं, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो प्राकृतिक गैस का जो मुख्य अवयव है ये आपका देखिए, इसमें पहला ऑप्शन जो है नहीं दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए में मेथेन होना चाहिए, राइट। मेथेन है, दूसरा एथेन है, तीसरा प्रोपेन है, चौथा ब्यूटेन, ऐसा लिखा हुआ है। तो पहला जो ऑप्शन है मेथेन वही आपका सही हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेथेन, राइट। मेथेन जो होता है प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, मेन एलिमेंट है। अगला क्वेश्चन है 19, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? यानी कि जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको बाहर निकालने वाला जो पार्ट होता है ह्यूमन बॉडी में, वो सबसे मेन पार्ट कौन सा है? तो स्किन, फेफड़े, आहार नाल ये सब नहीं होते हैं, ये सब भी काम करते हैं, लेकिन वृक्क यानी कि किडनी जिसको कहते हैं हम लोग, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल काम करती है। ये हमारे ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है और वेस्ट मटेरियल ब्लड के अंदर से निकालती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डियर वृक्क। मनुष्य में सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या होता है? अंग क्या होता है? वृक्क होता है, किडनी होती है। अगला है यकृत स्रावित करता है। यकृत यानी लीवर जो होता है वो क्या स्रावित करता है? तो यहाँ देखिए ऑप्शन में लिखा है लार, जठर रस, पित्त रस, अग्न्याशय रस। तो हमारा जो लीवर होता है वो पित्त रस स्रावित करता है, पित्त रस का स्राव करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पित्त रस। आगे बढ़ते हैं, मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? लार ग्रंथियों की संख्या, लार जो सलाइवा निकलता है हमारे अंदर, तो उसमें जो ग्रंथियां पाई जाती हैं वो कितनी होती हैं? तो डियर जो हमारे अंदर लार ग्रंथियां पाई जाती हैं वो 3 जोड़ी होती हैं, यानी 3 पेयर में होती हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 3 जोड़ी हो जाएगा। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस चीज में निभाता है? तो उत्सर्जन गलत है, श्वसन में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि श्वसन में क्या होता है, यही जो है हमारा ऑक्सीजन को कैरी करा के ब्लड में मिलाने का काम करता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है कि नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि का नाम क्या है? नर जनन अंग, राइट। तो नर पेरिनियल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, अग्न्याशय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है ये किसमें पाई जाती है? नर जनन अंगों में पाई जाती है, राइट। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होने वाली जो ऑक्सीजन गैस है, प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन जो गैस है वो कहाँ से निकलती है, मतलब किस चीज से फॉर्म होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में आपने पढ़ा होगा कि H2O पानी की भी जरूरत पड़ती है, तो इसी में जो ऑक्सीजन है वहीं से हमारा ऑक्सीजन निकलती है, यानी कि जल से आपकी ऑक्सीजन गैस फॉर्म होती है डियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल से। अगला क्वेश्चन है कि मादा लिंग हार्मोन कौन सा है? जिस तरीके से पुरुष लिंग हार्मोन हमने यहाँ पे नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि पढ़ी थी, वैसे ही मादा लिंग हार्मोन कौन सा है? तो ये सही होता है एस्ट्रोजन, ये सही है, राइट। तो एस्ट्रोजन जो होता है वो मादा लिंग हार्मोन होता है, और जो मेल लिंग हार्मोन होता है उसको हम लोग प्रोस्टेट बोलते हैं, राइट। अगला जो क्वेश्चन है इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाइड्रा में जो अलैंगिक जनन होता है वो किस तरीके से होता है। तो इसका सही आंसर है कि मुकुलन के द्वारा हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है। राइट। अगला क्वेश्चन है निषेचन के बाद जो फल होता है फल में बदलता है, तो कौन सा पार्ट है जो कि निषेचन के बाद फल में बदल जाता है। वो पार्ट के नाम आपके ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो बाह्यदल, पुंकेसर, बीजांडसन और अंडाशय। तो इसमें से कौन सा पार्ट है जो कि निषेचन के बाद फल का रूप धारण कर लेता है यानी फल में बदल जाता है। तो इसका सही आंसर है डियर अंडाशय। जो अंडाशय होता है वो निषेचन के बाद फल में बदल जाता है। राइट। अगला क्वेश्चन है तंबाकू में पाया जाने वाला उत्तेजक पदार्थ क्या है। तो आपने खूब सारा प्रचार देखा होगा, निकोटीन निकोटीन नाम से बोलता रहता है। तो तंबाकू में जो पाया जाने वाला उत्तेजक पदार्थ है वो होता है निकोटीन। राइट। ये नुकसानदेह भी होता है और इसीलिए तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 29, किसी प्राणी की जीनी संरचना को क्या कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके बोर्ड में कई बार आया हुआ है। तो इसको कहते हैं जीनोटाइप। राइट। ये आप वैसे भी याद कर सकते हैं, जीनी संरचना जीनोटाइप। राइट। अगला जो लास्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, यानी गुणसूत्र बोलते हैं इसको, गुणसूत्र। राइट। तो गुणसूत्र कितने होते हैं, ये 22 जोड़ी होते हैं। एक्चुअली यहाँ पे जोड़ी भी लिखना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ये ए सही होगा। अगर आपसे कहा जाए कि क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र होता है और ये दो टाइप के होते हैं। एक तो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम, और दूसरा यहां पे लिखा हुआ है ऑटोसोम, ऑटोसोम। राइट। इसको समझ लीजिएगा डियर, क्रोमोसोम दो जोड़ी होते हैं, सॉरी एक जोड़ी होता है, और ऑटोसोम आपका 22 जोड़ी होते हैं। दो एक जोड़ी का मतलब दो होते हैं और 22 जोड़ी का मतलब 44 होते हैं, और टोटल मिला लें तो 46 होते हैं। और अगर आपको गुणसूत्र की बात करें तो ये आप कह सकते हो कि 23 जोड़ी होते हैं टोटल। राइट। लेकिन यहाँ पे ओनली ऑटोसोम की बात कर रहा है, तो ये जो ऑटोसोम होते हैं वो 22 जोड़ी। ये ऑटोसोम क्रोमोसोम में डिफरेंस क्या है डियर, ये भी समझ लीजिए। क्रोमोसोम जो होता है जीवों के लिंग का, यानी मनुष्य में लिंग का निर्धारण करते हैं। किसका निर्धारण करते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं। जो कि ये जो दो होते हैं इनकी संख्या एक एक्स और एक वाई, यानी यही दो होते हैं जो कि लिंग का निर्धारण करते हैं आपस में मिलकर के। और बाकी जो 22 होते हैं, ये 22 जो होते हैं हमारे अंदर जो अदर जो अन्य गुण होते हैं, अन्य गुण पाए जाते हैं, जैसे उसका व्यवहार, उसका रंग रूप, ये अलग अलग चीजें जो उसको उसके मदर और फादर से मिलती है जेनेटिकली, वो सारे गुण इन सभी 22 जोड़ियों के भीतर में रहते हैं। तो ऑटोसोम में हमारे वो बाकी यानी कि लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्रों को छोड़ करके बाकी सभी जो गुण होते हैं वो सभी हमारे ऑटोसोम कहलाते हैं। तो इनकी संख्या 22 जोड़ी होती है। सिर्फ एक जोड़ी क्रोमोसोम होता है जो एक्स और वाई होते हैं, यानी संख्या उनकी दो होती है। तो इस तरीके से जो ऑटोसोम अगर पूछेगा तो आप आंसर लगाएंगे 22 जोड़ी। अगर आपको सिर्फ पूछ देता है कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है तो 23 जोड़ी होती है। अगर आप क्रोमोसोम या पूछ देता है और ऑप्शन में एक जोड़ी नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग लिखेंगे 23 जोड़ी। राइट। तो इस तरीके से डियर ये आपके साइंस के काफी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए थे। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले होंगे, महत्वपूर्ण होंगे ही होने वाले, क्या आपके लिए महत्वपूर्ण काफी होंगे। और आप अच्छे से इसको पढ़े होंगे और समझे होंगे, आपको समझ में आया भी होगा। तो मिलेंगे जल्द ही ऐसे ही अट्रैक्टिव और ऐसे ही अच्छे अगले मॉडल पेपर के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।